हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कहाँ है? यहाँ पेट है, हम जानते हैं। फेफड़े कहाँ हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली कहाँ है? वास्तव में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पूरे शरीर में फैली हुई है। ये टॉन्सिल, थाइमस, लिम्फ नोड्स, प्लीहा, अपेंडिक्स, आंतों में पेयर्स पैच और यहाँ तक कि हड्डी का मज्जा भी है। और ये सभी रक्षा करने वाली कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण ही हम इस बैक्टीरिया और वायरस की दुनिया में जीवित रहते हैं। तो हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे बढ़ा और मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि मजबूत प्रतिरक्षा केवल सर्दी के लिए नहीं है, यह गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर का मुकाबला करने के लिए भी है। तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए प्राथमिक उपाय हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी सबसे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज। और यहाँ विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक के बारे में बात करना जरूरी है। आमतौर पर जब लोग प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वे विटामिन सी के बारे में सोचते हैं। लेकिन विटामिन सी वास्तव में सभी के ध्यान में है। लेकिन केवल यही हमारे प्रतिरक्षा में शामिल नहीं है। विटामिन डी का भी बहुत मजबूत प्रभाव होता है और जिंक का भी। तो निश्चित रूप से इन विटामिनों और खनिजों की बड़ी खुराक लेना कोई मतलब नहीं है। उनकी कमी को रोकना पूरी तरह से पर्याप्त है। विभिन्न स्रोतों में विटामिन सी की दैनिक खुराक 50 मिलीग्राम से 90 मिलीग्राम प्रतिदिन तक होती है। विटामिन डी की दैनिक खुराक भी 800 यूनिट से 2000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट तक भिन्न हो सकती है। और जिंक की दैनिक खुराक 11 मिलीग्राम है। वास्तव में 90% या उससे अधिक संभावना के साथ यह कहा जा सकता है कि आपको इनमें से किसी न किसी पदार्थ की कमी है, खासकर अगर हमारे पास सर्दी है, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पर सभी को विटामिन डी की कमी होती है। लेकिन जिंक और विटामिन सी के मामले में भी लोग अक्सर कमी महसूस करते हैं। समस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जानता है वह सशक्त है। तो विटामिन सी के स्रोत अच्छी तरह से ज्ञात हैं। ये सिट्रस फल हैं, ये बेल मिर्च हैं और ये बेशक कीवी हैं। शायद विटामिन सी की उपलब्धता में ये सबसे अच्छा है। विटामिन डी के स्रोत सबसे पहले सूरज हैं, लेकिन खाने में विटामिन डी इतना नहीं होता। आप मूल रूप से अंडे खा सकते हैं, उनमें विटामिन डी होता है, लेकिन आपको एक दिन में 1 पैकेट अंडे खाने होंगे और ये इतना स्वस्थ नहीं है। ईल में विटामिन डी भी होता है, लेकिन हम नाश्ते में ईल खाने के लिए जापान में नहीं रहते हैं। तो असल में विटामिन डी के लिए सूरज के अलावा केवल सप्लीमेंट्स ही बचते हैं। और जिंक बहुत अधिक मात्रा में उदाहरण के लिए कद्दू के बीजों में होता है। वैसे यह एक बहुत अच्छा उत्पाद है जो न केवल जिंक बल्कि कई अन्य तत्वों से भी भरपूर है, इसलिए मैं इसे अपने आहार में शामिल करने की सिफारिश करता हूँ। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का अगला तरीका है पुरानी अच्छी आदत, यानी ठंडा करना। ठंडा करने की विभिन्न तकनीकें होती हैं। ठंडा करने के लिए आप पानी से छींटे मार सकते हैं, या फिर ठंडे पानी में तैर सकते हैं, या फिर आप कंट्रास्ट शॉवर ले सकते हैं। वे हवा के तापमान को बदलकर भी ठंडा करते हैं। कभी गर्म कमरे में जाते हैं, कभी ठंडे कमरे में। विभिन्न तरीके हैं, चुनाव आपके हाथ में है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लिए कंट्रास्ट शॉवर चुनता हूं, क्योंकि यह हमारे हालात में सबसे सुविधाजनक और सबसे व्यावहारिक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन हमें अपने आंतों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी का 80% वास्तव में आंतों में ही केंद्रित होता है। अद्भुत है ना? लेकिन फिर भी ये एक तथ्य है। आंतों के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र स्वस्थ आहार की आवश्यकता होती है। आपको प्रोबायोटिक्स, आवश्यक बिफिडोबैक्टीरिया का सेवन करना चाहिए ताकि इसे स्वस्थ रखा जा सके, और निश्चित रूप से फाइबर भी। फाइबर, प्रोबायोटिक्स और बिफिडोबैक्टीरिया वाले उत्पादों की संख्या काफी अधिक है और इनके लिए पूरे सूची उपलब्ध है। इस वीडियो में मैं अपने पसंदीदा और शायद हमारे आंतों के लिए सबसे फायदेमंद उत्पाद के बारे में बताऊंगा। ये है खमीर वाली गोभी, क्योंकि इसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सब कुछ है, फाइबर और अद्वितीय बिफिडोबैक्टीरिया। हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए अगला बिंदु है शारीरिक गतिविधियां। हाँ, वे इसे बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। यहाँ एक बात है, मामला यह है कि लोग अक्सर कहते हैं लेकिन इसके विपरीत शारीरिक गतिविधियों से इम्यूनिटी कम होती है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है? लोग बिल्कुल विपरीत बातें करते हैं। कुछ हद तक दोनों ही सही हैं। तो हम कैसे समझें? मामला यह है कि इम्यूनिटी तीव्र शारीरिक गतिविधियों के तुरंत बाद कम हो जाती है। यह एक तात्कालिक प्रभाव है। तो अगर आप जिम गए और वहां पूरी मेहनत की, तो यह निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए एक तनाव है, और जिम के तुरंत बाद आपकी इम्यून फंक्शंस कमजोर होंगी। यह सच है। लेकिन प्रशिक्षण के बीच में आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इम्यूनिटी के लिए कार्डियो एक्सरसाइज थोड़ी बेहतर होती है तुलना में वेट ट्रेनिंग के। हालांकि मुझे यह एक महत्वपूर्ण तर्क नहीं लगता कि किस प्रकार की गतिविधि चुनें। वह व्यायाम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बस याद रखें कि ट्रेनिंग के बाद आपको ठंडा नहीं होना चाहिए और संक्रमित लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तुरंत ट्रेनिंग के बाद घर जाएं और आराम करें। इसके अलावा
इम्यूनिटी को मजबूत करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मदद करते हैं। वे शरीर की बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ ही सूजन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 वसायुक्त मछलियों में पाया जाता है, खासकर ट्राउट, सैल्मन, ट्यूना और समुद्री खाद्य पदार्थों में। कई प्रकार के तेलों में बहुत सारा ओमेगा 3 होता है। सबसे पहले यह अलसी का तेल है, साथ ही चिया बीज का तेल और अखरोट का तेल। और खुद अखरोट में भी बहुत सारा ओमेगा 3 होता है। नींद के रेजिम के बारे में अलग से बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान नींद की कमी से होता है। अगर हम कम और खराब नींद लेते हैं तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अगर हम पर्याप्त और गहरी नींद लेते हैं तो इम्यूनिटी सामान्य हो जाती है। बहुत बार लोगों में वास्तव में नींद की कमी के कारण इम्यूनिटी में कमी होती है। इसलिए अगर हम बस इस समस्या को ठीक कर दें तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। दूसरा बिंदु है तनाव। तनाव इम्यूनिटी पर बहुत बड़ा दबाव डालता है, इसलिए तनाव से बचने की सिफारिश की जाती है। अगर आपकी नौकरी तनावपूर्ण है और यह आपको परेशान कर रही है तो नौकरी बदलें। हालांकि मैं समझता हूं कि यह कई लोगों के लिए असंभव है, लेकिन शायद कुछ लोग इस पर विचार करेंगे और अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। खुशी के लिए और अधिक कारणों की तलाश करें, क्योंकि हमारी भावनात्मक स्थितियां सीधे हमारे इम्यूनिटी की ताकत पर प्रभाव डालती हैं। अगर महामारी के दौरान हम संक्रमित होने से डरते हैं और इस वजह से तनाव महसूस करते हैं, तो यह तनाव वास्तव में हमारी बीमारी की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि यह इम्यूनिटी पर दबाव डालता है। देखिए, ये कितना बड़ा जादुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेवन टमाटर का जूस है। अगर हम नियमित रूप से टमाटर का जूस पीते हैं तो हम अपने शरीर की सभी कोशिकाओं में कैरोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है, जो इम्यूनिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। खासकर यह अच्छा है अगर हम टमाटर के जूस के साथ गाजर भी खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और यह जोड़ी विटामिन ए और विटामिन ई हमारी थाइमस कोशिकाओं की सबसे अच्छी सुरक्षा है। और जितनी अधिक हमारी कोशिकाओं में उनकी सांद्रता होगी, उतना ही सफलतापूर्वक थाइमस सूक्ष्म जीवों से लड़ेगा। इसके अलावा प्लीहा हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा में भी आवश्यक है, और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ए और ई इसके लिए बहुत अच्छे हैं। स्थानीय इम्यूनिटी बढ़ाने का एक और तरीका है। यह एरोमेटिक ऑनेल हैं, जिन्हें हवा में छिड़का जाता है, या स्थानीय इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए विशेष नाक की बूंदें। अध्ययनों ने दिखाया है कि ये उपाय श्लेष्मा की स्थिति को बेहतर बनाते हैं और इसे नम रखते हैं। और नम श्लेष्मा अच्छा होता है, क्योंकि अगर श्लेष्मा सूखा हो तो हम किसी माइक्रोब या वायरस से खुद को संक्रमित करने की अधिक संभावना रखते हैं। क्योंकि नम श्लेष्मा उनकी मृत्यु में मदद करता है, सभी बैक्टीरिया और वायरस जिन्हें हम नाक के जरिए सांस लेते हैं, वे तुरंत हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंचते। वे शुरुआत में हमारी नाक की श्लेष्मा के साथ बातचीत करते हैं, और अगर यह श्लेष्मा है तो वे वहां बहुत बार मर जाते हैं, ज्यादातर मामलों में। और अगर नाक सूखी है तो इसका मतलब है कि स्थानीय इम्यून फंक्शंस कमजोर हो गए हैं, और ये अब वांछनीय नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं क्या आप इनमें से कोई चीजें करते हैं? शेयर करें। ये जानना दिलचस्प होगा कि और कैसे इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है।